बहन दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज जो कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए। ये वीडियो जो रहेगी, ये सीरीज जो रहेगी, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके एग्जाम में केमिस्ट्री सेक्शन देखने को मिलता है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो नंबर 3। चलें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी। टीजीटी कमीशन केमिस्ट्री का आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। इन रिएक्शन H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। ठीक है जी। दिस स्टोइकियोमेट्री टेल्स दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर इन द मास रेशियो ऑफ। बोलता है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ उनकी मास रेशियो क्या है और वो क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, बात इतनी। तो देखो, अगर मैं बात करूं मास रेशो की, यहाँ पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास हमें बताना है, उनकी रेशो बतानी है, सिंपल से। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, यहाँ पे H2 है। एक H का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 एटम है तो इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो बात ठीक है, इतनी तो बात ठीक होगी। ये किसका आ गया, H2 का आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 इंटू H2, मतलब इसको भी अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। हाँ जी, कर दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। इतनी बात ठीक हो गई, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन देखो O2 है, बिल्कुल ठीक है बात। एक ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, आप बोलेंगे सर ये तो 16 होता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 बोल दिए तो इंटू 2 करना पड़ेगा, बोले बिल्कुल ठीक बात है, 2 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32। कितना आ गया, 32 आ गया। तो अब मैं अगर यहाँ रेशो निकालूं इनकी, तो रेशो कितनी आ गई, 4:32। 4:32, और ये मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑलराइट, चलें अगला प्रश्न देखें। यस, अगला क्वेश्चन बोलता है, देखो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर हमें पता है 10⁻⁻⁹, लेकिन मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, मिलीमीटर आएगा, क्या आएगा। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के। लेकिन यहाँ पे मीटर में तो आंसर नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखो, हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जब मैं 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मुझे कितना मिलेगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। यस, तो 1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर भी होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बने। देखो, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें जी। हाँ जी, तो प्रश्न बोलता है ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसका। जी, अगला देखिए। हाँ जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है किसका, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। दिस टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू, हमें बताना है कि ये टेम्परेचर किसके बराबर है। अगर मैं केल्विन की बात करता हूँ, केल्विन की बात करें तो देखो, हमें पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस, या बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। बोलो बात ठीक है, ठीक है। अगर जब हम डिग्री से केल्विन में बदलते हैं कोई चीज, तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है जी, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 88 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है तो प्लस करूंगा, 273 केल्विन कर दूंगा। बोलो कर दिया, कर दिया। माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 88, ये जो 273 है, माइनस करेंगे 88 इसमें से, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग लगभग 185 आ जाएगा प्लस का। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन की। ओके, चलिए देखें। हाँ जी, सी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बातें हैं। 185 केल्विन। आगे देखें अगला प्रश्न। हाँ जी, अगला प्रश्न बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, इनमें से कौन सा डाटा साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बोला 6.02 इंटू 10⁻23, या फिर 6.623 इंटू 10⁻⁻34,
या फिर 1.66 into 10⁻⁻27, या फिर ऑप्शन डी बोलता है मोर देन वन ऑफ द अब। भाई ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन ही है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये एवोगैड्रोस नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 6.67 यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, 6.26 कुछ इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है हमारा, जो हम बोलेंगे एच जिसको हम बोलते हैं। अब ये एच क्या है सर, कौन सा कांस्टेंट आता है, बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये। और उसके बाद ये क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ना। और बोल सकते हैं कि ये, सॉरी मास ऑफ नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है भाई, है ना। और 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसका मास आ जाता है, ये प्रोटॉन का मास आ जाता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों का एक बराबर ही होता है, ठीक है। या इसको हाइड्रोजन का मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन की साइंटिफिक नोटेशन ही है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ यही बात बोले हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलें अगला देखें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर, रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, हमारे पास जो एटम की न्यूक्लियस है उसकी रेडियस का ऑर्डर कितना होता है। देखो सिंपल सी बात है, 10⁻⁻15 मीटर ऐसा बोला गया है, इतनी होती है हमारी, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेंटा भी बोलते हैं, ठीक है, 10⁻⁻15, ठीक है। चलें, अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूं तो ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब भाई कोई बात नहीं, इसको बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर से क्या किया है इसने, ऑप्शन मीटर में नहीं दिए, किसमें दे दिए, सेंटीमीटर में दे दिए। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बोलेंगे 100 होते हैं, बस उसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए। एंड आल्सो इन द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे -13 है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यस, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं इसको। देखो क्या बोलता है, assertion में बोलता है आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और रीजन में बोलता है मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। भाई दोनों की दोनों बातें सही है। मैं बोलूं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। और अगर दूसरा रीजन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का तो मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। दोनों बातें ठीक है, और असर्शन जो है उसका रीजन यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो ये मॉल्टन स्टेट में या गैसियस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस समय आयंस जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक। चलें इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, ये भी बात बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ आयंस फॉर आयनिक कंपाउंड इज पॉसिबल ओनली इन देयर मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट, ये ध्यान में बात रखनी है। कहां पे होगी, बोला जब वो मॉल्टन स्टेट में होंगे या एक्वस स्टेट में होंगे। नमक देख लो आप, नमक हम घरों में यूज करते हैं तो क्या वो डब्बे में रखा हुआ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब तक हम उसको पानी में नहीं घोलेंगे, सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, आयंस नहीं बनेंगे। जब तक आयन नहीं बनेंगे तब तक वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके चलें अगला प्रश्न देखें, बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, हाँ जी,
द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH में किस प्रकार का बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड? क्या कोवलेंट होता है, आयनिक, या फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है? देखो अगर मैं बात करता हूं NaOH की, ये डिसोशिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में आयंस बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है सर, आयनिक बॉन्ड। क्या यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी होगा? हाँ जी, कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। ये जो ऑक्सीजन होती है, ये जो ऑक्सीजन होती है H के साथ कैसा बॉन्ड बनाती है? कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेस, तो वहां पे हमें कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाँ जी, देखने को मिलेगा। एक के पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, बोथ आयनिक। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही बातें बोली है। OH बॉन्ड इन हाइड्रोक्साइड इज कोवलेंट बॉन्ड, whereas Na एंड OH के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगला अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, द लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज हायर मेंबर्स आर नॉट, दिस इज बिकॉज। लोअर मेंबर की बात करें, जैसे कि CH3COOH कर दिया, एक बोल दिया CH3COO CH3, इस तरह से बना सकते हैं, हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर दिया। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यहाँ पे बात किसकी की गई है? अल्कोहल की बात की गई है, तो भाई अल्कोहल बनाते हैं, ये बना दिया OH, बना दिया। अब हायर की बात करूं तो C के साथ CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, और ये OH, ये हमारा कैसा हो गया? ये लोअर हो गया, और ये वाला कैसा हो गया? ये वाला हायर मेंबर हो गया, हायर मेंबर हो गया। अब बोला कि जो लोअर मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं वो नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या है? देखो अगर मैं बात करूं अगर लोअर मेंबर की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है, यानी कि एक ही मिथाइल ग्रुप है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जैसे हम हायर मेंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे तीन, कितने आगे? एक दो तीन, तो तीन मिथाइल ग्रुप आगे, और ये मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। हिंड्रेंस का मतलब रोकना, रोक देते हैं, उस इस सॉल्युबिलिटी को होने से रोक देते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मींस रोकना, ठीक है? इस वजह से वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब देखो, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? लेस मॉलिक्यूलर मास, अरे भाई हायर मेंबर्स का मॉलिक्यूलर मास भी तो हायर होगा, नहीं भाई, लो डेंसिटी, डेंसिटी तो ज्यादा होगी। लिक्विड स्टेट नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एक इफेक्ट पड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, जब हमारे पास एक ही अल्काइल है तो ये जो है OH, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन जैसे ही अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, ये जो हायर मेंबर्स हो जाएंगे अल्कोहल्स के, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से रोकेंगे, हिंडर कर, ठीक है? तो देखो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, OH ग्रुप इन अल्कोहल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ये कर कर देखो, अगर H2O की बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एटम। अब OH जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये वाला H जो है यहाँ पे, ये वाला H इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और इसी को क्या बोलेंगे? H बॉन्डिंग बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देंगे, ठीक बात हो गई। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल्स में क्या होता है? अल्काइल ग्रुप बढ़ता है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है? तो वो इस बॉन्ड को बनाने से रोकती है, और ये लेस सॉल्युबल होते हैं, ओके? तो हायर अल्कोहल्स हैव लॉन्गर कार्बन चेन्स व्हिच हिंडर सॉल्युबिलिटी ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन इसका आंसर है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का यूज कहाँ कहाँ भी? सेमीकंडक्टर बनाने में किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक सेमीकंडक्टर है, ओके? चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सिलिकॉन इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इनमें से कितना आ जाएगा 1410 डिग्री सेल्सियस। और अगर एल्यूमिनियम की बात करें लगभग लगभग 660 डिग्री है। और उसके बाद फास्फोरस की बात करें तो ये 41 है, और सल्फर की बात करें तो 239 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। यस, विच प्रॉपर्टी इफ डिक्रीज्ड will cause an increase in the rate of reaction involving a solid? क्या बोलता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको कम करने पर बोलेंगे डिक्रीज करने पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। भाई अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज ही करेगा। जितने ज्यादा सब्सटेंस होंगे उतनी ज्यादा ही तो रिएक्शन होगा। लेकिन पार्टिकल साइज को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इन चारों में से सिर्फ पार्टिकल साइज ही है जिसको कि हम कम करेंगे। अब देखो पहले मेरे पास बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, अब मैंने क्या कर दिया, इनकी जगह छोटे-छोटे पार्टिकल्स रख दिए, छोटे-छोटे पार्टिकल्स रख दिए। अब रिएक्शन ज़्यादा देखो, यहाँ पे एक ही चीज़ आ सकती थी, एक ही, लेकिन जब पार्टिकल का साइज़ छोटा किया तो हर एक पार्टिकल के ऊपर वो चीज़ आ सकती है, मतलब इसका सरफेस एरिया कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, रिएक्शन रेट भी इंक्रीज़ होगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑलराइट? डिक्रीज साइज ऑफ पार्टिकल बिकॉज़ एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सॉलिड की बात हो रही है। इन सच स्मॉलर साइज पार्टिकल कॉरेस्पॉन्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कंसेप्चुअल भी और प्रैक्टिस भी हो रही है, और इसी तरह के इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। तो हमारी इस सीरीज को अपना प्यार जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।